मधोबाला के बाद वैजयंती माला, जिसने इनको एकदम हिंदुस्तान के कोने कोने में इनका नाम पहुंचाया, वो फिल्म थी नागर। इसकी आंखें बड़ी खौफनाक थी। ये गाना इतना मशहूर हुआ, 70 साल हो गए, ऐसी बीन फिर किसी गाने में नहीं बज सकी। इसमें असल बीन नहीं बजी। ये कैसी बात? इस रोल में इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि इसको फिल्म फेयर अवार्ड जो था वो दिया गया। वो जिस वक्त इसको मावन अदाकारा के लिए बेहतरीन अदाकारा के तौर पर बुलाया गया और लोगों ने तालियां बजाई, और इसने ये कहा कि अगर मुझे अवार्ड देना है तो हीरोइन का दे। हीरोइन मैं थी उस फिल्म की। अच्छा। इनकार करके वापस चली। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बाद फिर उसको दिलीप कुमार के मुकाबले में हीरोइन लिया गया मधुमती में। वो फिल्म भी सुपरहिट हुई। यहाँ से दिलीप कुमार के मुआशके का आगाज उनके साथ हुआ। इसके मुकाबले में राज कपूर साहब ने भी वैजयंती माला से इश्क शुरू कर दिया। आपस में मुकाबला था ना, तो वो मुकाबले में फिर ये होता है कि दिलीप कुमार में ऐसी कौन सी खूबी जो मेरे में नहीं है। तकरीबन 21 साल बाद इसने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वजह क्या बनी? आज मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ बॉलीवुड की क्वीन वैजयंती माला। वैजयंती माला ऋषि कपूर के वालिदैन की अलैदगी की वजह क्यों बनी? वैजयंती माला ने राज कपूर के साथ अपने अफेयर को आज तक तस्लीम क्यों नहीं किया? उनको जब इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला तो उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार क्यों कर दिया? वैजयंती माला और नरगिस दत्त का आपस में झगड़ा किस बात पर हुआ? वैजयंती माला ने अपनी बीमारी का इलाज जिस डॉक्टर से करवाया उसी से शादी क्यों की? ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आज आप? क्या हालात हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ। अब मैंने जान कैसे किया है, पिछले प्रोग्राम में भी आपने ऐसे किया आप था। करती रही मेरे मस्त, मैं देखता हूँ कब तक करती है। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज किन शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं? वैजयंती माला से बात शुरू हाँ, कर लेते हैं। हाँ। वैजयंती माला जिस तरीके से पाकिस्तान में केपी सूबा जो है ये बड़ा जरखेज़ है, और यहाँ से मैंने आपको बताया था बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट पैदा हुए और गए, जिनमें पृथ्वीराज कपूर भी थे और राज कपूर भी थे और आगे शम्मी कपूर भी थे, ऋषि कपूर भी थे। फिर वो एक पूरी लड़ी चली। तो उसी में मोहम्मद यूसुफ खान भी थे जो दिलीप कुमार बने। इसी सूबे से शाहरुख खान भी गए। तो इसी तरह हिंदुस्तान में जो तमिलनाडु इलाका है ना, ये जनूबी हिंदुस्तान का, ये भी बड़ा ज़रखेज़ इलाका फ़न के हिसाब से। ये तमिल को अगर देखें तो इससे पहले ये भी एक तमिल अदाकारा थी, वैजयंती माला। इससे पहले वहीदा रहमान थी, इससे पहले पद्मिनी कुलापुरे भी थी, इससे पहले हेमा मालिनी भी थी, इससे पहले एक और भी आर्टिस्ट। 5 ये लड़कियां हैं जो टॉप की हीरोइन बनी हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये वैजयंती माला जो है, ये इसलिए भी मुझे फिल्में देखने का शौक़ था, इसके बारे में जानने का, कि ये मधोबाला के बाद वैजयंती माला, यानी ये माला माला थी, बाला बाला थी। तो मैंने कहा कि ये कैसे, तो भारत मधुमाला को तो नाम रखा था किसी ने, वो खुद उसका नाम तो ये नहीं था। लेकिन वैजयंती माला के बारे में जो मुझे पता चला, इनका नाम इनकी माँ ने वैजयंती माला ही रखा था। अच्छा, ये इनका ओरिजिनल नेम था? ओरिजिनल नाम था। और अगर ओरिजिनल नाम नहीं है इनका तो फिर मेरे पास इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनकी माँ वसुंधरा देवी थी। वो तमिल की बेहतरीन रकासा भी थी और क्लासिकल मौसीकार वो आर्टिस्ट भी थी। तो साफ ज़ाहिर है कि वैजयंती माला एक माँ के आर्टिस्ट माँ का खून लेकर पैदा हुई। तो बचपन में ही उसको रक्स का शौक़ था और उसने एक भरतनाट्यम, ये एक हिंदुस्तान का क्लासिकी रक्स है, मखसूस किस्म का और बड़ा मुश्किल किस्म का। तो जैसे इसमें कई रक्सों की किस्में आती हैं ना, फलां रक्स, कथक वगैरह वगैरह। तो उस भरतनाट्यम रक्स में इसने तालीम हासिल की और उसमें कमाल तक पहुंची। ठीक है, और वो रक्स जो है आगे चलकर इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत काम आया।
वो ये 13 अगस्त 1933 को पैदा होने वाली लड़की अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़िंदा है। इस वक्त मेरे ख़्याल में 92 साल की तकरीबन उसकी उम्र हो चुकी है। 16 साल की उम्र थे तकरीबन हेमा मालिनी ने भी 16 साल की उम्र से किया था, और 16 साल की उम्र जो होती है लड़की की एक भरपूर जवानी किस्म का आगाज़ होता है। तो इसने तामिल फिल्म से डेब्यू किया। कौन सी फिल्म, नाम क्या था? वाज मुकाई किस्म का नाम था। अब तामिल फिल्मों के नाम भी अजीबोगरीब, कहीं वाह मुकाई है, कहीं वाह मुकाई है, कहीं वाज मुकाई है। बहरहाल तामिल फिल्म थी। ठीक है। तो लेकिन उससे इसकी हिंदुस्तान में पहचान नहीं हुई, अपने सूबे में पहचान हुई। ओके। ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर इसको फिल्म मिली डांसिंग गर्ल, हिंदी फिल्म। डांसर गर्ल, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। हाँ, अच्छा। नाचने वाली लड़की। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में जिसने भी ये काम दिया होगा उसने इसके बारे में ये जाना होगा कि ये इसने स्पेशल डांस रक्स सिखाया। जो है ना वो जानती है। तो उस फिल्म से इनकी हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई और पहचान हुई। लेकिन जिसने इनको एकदम हिंदुस्तान के कोने कोने में इनका नाम पहुंचाया वो फिल्म थी नागन। हाँ जी, नागन फिल्म जो थी उसका एक गाना आपने भी सुना होगा, मेरे सामीन और नाजरीन ने भी सुना होगा। और वो गाना ऐसा है, 70 साल पहले वो गाना बना। वो गाना था, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। हाँ जी, ये बचपन में हमने गाना सुना। बिल्कुल। तो ये गाना इतना मशहूर हुआ बांसुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मशहूर हुआ, बीन के ख़ास तौर से, क्योंकि नागन का गाना था जी। ऐसी बीन फिर किसी गाने में नहीं बज सकी। 70 साल हो गए, नामवर से नामवर म्यूज़िक डायरेक्टर आए, सब ने गाने बनाए, फिल्में भी बनी नागन पर। एक नागन पाकिस्तान में भी बनी जिसमें नादरा ने रोल अदा किया था, और एक नागन जोगी बनी, उसमें भी ये गाने थे इस किस्म के। लेकिन जो बीन बज गई उस फिल्म नागन में, वो फिर आज तक नहीं बन सकी। उसने तारीख रकम कर दी। उसने तारीख आज रकम तक कर दी। वैसी बीन ना नहीं बन ऐसे पाई। बोल आए, ना ऐसा म्यूज़िक आया। वो आज भी गाना ऐसे लगता है जैसे आज किसी ने बनाकर रिलीज़ कर दिया। फ्रेश फ्रेश। हेमंत कुमार उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे इस गाने के बनाने वाले। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। अच्छा, वो क्या? इसमें असल बीन नहीं बजी। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? ये ऐसी में बात है, असल बीन ही नहीं बजी? नहीं बजी। अगर हम तो फिर यही समझते रहे ना कि ये जिसमें असल बीन बजी थी, और वो जो मदानियों के पास होती है बीन। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो ऐसी, क्योंकि हेमंत कुमार सिंगर भी बहुत अच्छे थे। वैसे तो हिंदुस्तान में हर म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर है, हर एक्टर सिंगर है। मैं ये कमाल बात है इन लोगों में, यानी फ़न के बारे में जब आते हैं तो हर चीज़ सीखते हैं। जितने एक्टर हैं वो सिंगर होते हैं तकरीबन, खा वो लड़की हो लड़का हो, डांसर भी होते हैं। डांसर होते हैं। फिर उनको डायरेक्शन का भी पता होता है, सही उनको बात है। लाइट का भी पता होता है, उनको कैमरे का भी पता होता है, क्योंकि वहाँ एकेडमी वहाँ से भी सीख कर वो आते हैं। हाँ, बात ये तो भी है। अब Opportunities लड़के जो ज़्यादा है ना। लड़कियाँ वो अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ से पढ़ कर आते हैं। तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, दो भाई थे, कल्याण जी, आनंद जी। ये भी तुमको पिया दिल दिया, ये उनका गाना बड़ा मशहूर था, मुझे याद है। तो कल्याण जी आनंद जी थे, वो उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं थे। दो भाई थे। तो कल्याण जी जो थे वो हेमंत कुमार के मामन थे, यानी म्यूज़िक डायरेक्टर वो थे, तो ये साथ सपोर्ट करते के, थे ढोलकी उनको। बजाना जैसे होते, या वो नोटेशन कराने में हेल्प करते थे। तो वो लंदन गए, तो वहाँ से एक वो ऑर्गन, जिसे आप यूँ कह लें, आला कह लें, जैसे वो होता है ना, ये एक साज बड़ा मशहूर सा पड़ा होता है, बड़ा, उसमें से कई सुर, नहीं हारमोनियम नहीं, तो छोड़े, उस पर हम वक्त ज़ाया कोई नहीं आला करते। ले आए लंदन से। वो एक ऐसा आला ले आया जिससे कई सुर निकलते थे, और वो उंगलियों के ज़रिए निकलते थे। कल्याण जी ने उसमें जब वो गाना बना रहे थे, हेमंत कुमार, यही नागन वाला, तो उनसे कहा कि ये एक मैं लेकर आया हूँ चीज़, इसमें से बीन की आवाज़ भी निकल सकती है, तो मदारी की बीन की बजाय इसको ज़रा देखें, ट्राई करें। उन्होंने उंगलियों से वो बीन बजाई। अब जब वह बीन बजाई तो हेमंत कुमार ने कहा, ओ ये तो ओके है। उन्होंने मदारी की बीन को एक तरफ फेंका, गाना बनाया, और गाना अमर हो गया। तो उस पर फिर
वैजंती माला ने फिर जो डांस किया, उसकी तो क्या ही बात आपने फिल्म वो नहीं देखी, मैंने वो फिल्म देखी है। हम्म। उसमें वो बड़ा मशहूर हीरो है, भारत भूषण शायद है, शायद वही है, घुंघराले बाल थे, वो बीन बजाता है। बीन बजाता है तो ये नागन होती है चूँकि, तो ये तड़प उठती है, क्योंकि अब जैसे होता है कि सांप बीन की आवाज़ पर बड़ा वो करता है। हालांकि देखें, ये भी कमाल बात है कि सांप के कान नहीं होते तो और उसको मदारी सुनाई के कैसे देता है? हैं। उसको सुनाई कैसे देता है? सांप अपनी ज़ुबान से सुनता है, ज़ुबान से देखता है, ज़ुबान से हर चीज़ महसूस करता है। आपने देखा होगा सांप को, जब भी देखेंगे, जब आप उसे हिलाएंगे तो एकदम उसकी ज़ुबान बाहर आ जाएगी। हाँ। वो ज़ुबान बाहर से वो उसको पता चलता है कि ख़तरा इधर है या ख़तरा इधर है, वाओ, और amazing। उसी से वो सुन भी लेता है आपकी बातें, क्या कान बात नहीं होते। खैर, तो उसमें सीन में जो डायरेक्टर ने शो किया था, वो ये शो किया था कि जब बीन बजती है तो नागन तड़पती है, तो और बेहाल होकर और बेहोश होकर या मदहोश होकर वो रक्स करना शुरू कर देती। अब वो उस वक्त तो इतनी हमें सेंस नहीं थी, लेकिन आज जब मैं उस गाने को महसूस करता हूँ या रियलाइज़ करता हूँ, तो क्या उसने फिर वो परफॉर्मेंस दी है, क्या उसको तड़पी है वो, और क्या उसने उस पर रक्स किया। वो उसका रक्स भी अमर हो गया, वो गाना भी अमर हो गया, वो फिल्म भी अमर हो गई, फिल्म भी सुपरहिट हो गई। और इसी गाने की वजह से बाद में लोगों ने नागन के नाम पर और इस किस्म के मौजू पर फिल्में बनाई जिसमें बीन वगैरह बजाई जाए। तो बड़ी बड़ी बीन बजी, लेकिन उस जैसी ना बीन बजी ना उस जैसा गाना बना। तो ये इस गाने ने वैजंती माला को शोहरत की बुलंदियों पे शोहरत पहुंचा की दिया। बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन उसके इस काम को देखने के बाद फिर उसको मज़ीद फिल्में मिलनी शुरू हुई। ये 1954 की बात है। 1955 में उसको एक क्लासिक फिल्म मिली जो हिंदुस्तान की तारीख की उस दौर की सबसे क्लासिक फिल्म थी। वो फिल्म थी देवदास, वाओ, देवदास। जिसमें देवदास में दिलीप कुमार ने रोल किया था। ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। तो पारो जो थी, जो हीरोइन थी, वो सचिंत्रा सीन थी। वो बड़ी खूबसूरत भी थी और आर्टिस्ट भी बहुत कमाल की थी। उसमें एक रोल था चंद्रमुखी का, सेकंड रोल यू कह सकते हैं, साइड का। वो रोल दिया इसको अपना वैजंती माला को। अब उस रोल की टर्न या खूबी सिर्फ एक थी, और वो ये एक बंगाली नावल है, ये उससे फिल्म बनाई गई थी। खूबी ये थी कि पारो, वो देवदास जाता है हीरामंडी कोठे पर, वो जाता है पारो के लिए। तो चंद्रमुखी उससे प्यार करती है, और उससे प्यार इसलिए करती है कि उसकी ज़िंदगी में ये पहला मर्द था जिसने उससे नफ़रत का इज़हार किया था। प्यार इसलिए करती है क्योंकि वो उससे नफरत करता है। हाँ, ये पहला मर्द था ज़िंदगी, मतलब इससे पहले जितने लोग आते थे सब ने इससे मोहब्बत सब की। मोहब्बत की नज़रों से देखना, प्यार से देखना, ये वो। तो वैसे भी तवाइफ के कोठे पर जब तवाइफ सज कर बैठती है तो उसके पास जो जाता है उसे लाइक करता होता तो जाता है, वैसे कोई नहीं जाता। ठीक है, लोग वहाँ मोहब्बत लेने के लिए और मोहब्बत करने के लिए जाते हैं। तो देवदास जी चूँकि वो पारो से मोहब्बत करता था, तो उसको चंद्रमुखी से नफ़रत थी। इस नफ़रत ने उस लड़की के किरदार को रिवर्स कर दिया। यानी पहले वो तवाइफ थी कि हर कोई प्यार कर रहा है, हर कोई देख रहा है, वो उनके साथ अदाएँ कर रहा है, वो निभा रही है, इस किस्म की हरकतें कर रही है। तो एकदम एक सामने से जैसे धक्का नहीं लगता किसी को, एक थप्पड़ लगता है अचानक, तो उसके चेहरे पर जो थप्पड़ लगा तो उसके अंदर की जो औरत थी वो जाग उठी। और फिर उसको इतना वो लगा कि उसने फिर वो चंद्रमुखी ने वो पेशे ही छोड़ दिया और वो शरीफाना ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में वापस चली गई। ये रोल इसको दिया गया, और इस रोल में इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि इसको फिल्म फेयर अवार्ड जो था वो दिया गया। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का? जी, बेस्ट मुआवन अदाकारा। बेस्ट मुआविन अदाकारा का? हाँ। अब ये जनाब हाल में बैठी थी और वहाँ अवार्ड जो थे वो एकदम अनाउंस होते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, निगार अवार्ड थे, ग्रेजुएट अवार्ड थे, वो साल बाद लिस्ट एक आ जाती थी, बेस्ट राइटर ये है, बेस्ट डायरेक्टर ये है, बेस्ट फिल्म ये है। तो उसका मेरे ख्याल में वो जैसे ऑस्कर अवार्ड एंड मौके पर अनाउंस होते हैं, मेरे इस किस्म के शायद वो अवार्ड जो था स्टेज पर अनाउंस होता है। तो वो जिस वक्त इसको मुआवन अदाकारा के लिए बेहतरीन अदाकारा के तौर पर बुलाया गया और लोगों ने तालियां बजाईं, और ये तालियों की गूंज में उठी और तालियों की गूंज में चलते हुए स्टेज पर चली गई। और वहाँ जो भी कंपेयर था उसका नाम मुझे नहीं पता,
उसने जनाब इसको मुबारकबाद दी और अवार्ड इसको पेश किया। इसने अवार्ड लेने के बजाय माइक अपने आगे कर लिया और इसने ये कहा कि देवदास की ज़िंदगी में सबसे अहम जो औरत थी वो पारो नहीं थी, वो चंद्रमुखी थी और मैंने चंद्रमुखी का रोल अदा किया। अगर मुझे अवार्ड देना है तो हीरोइन का दें, हीरोइन मैं थी उस फिल्म की असल में, अच्छा, वो नहीं थी। हाँ, और अगर आपने मुझे मावन अदाकारा का अवार्ड देना तो मैं लेने से इनकार करती करती हूँ। हूँ। वो इनकार करके वापस चली गई। अच्छा। ये वैजयंती माला थी। इससे आपको एक उसकी शख्सियत का ये पहलू मिलेगा कि वो अवार्ड से भूखी नहीं थी, वो अपने आन और मकाम और अपनी ईगो के बारे में बहुत कॉन्शियस थी। तो ये मामूली बात नहीं होती कि एक लड़की जो उसकी ज़िंदगी में चौथा या पाँचवा साल हो इंडस्ट्री में और उसको इतना बड़ा अवार्ड दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अवार्ड है हिंदुस्तान का। तो उसको इनकार करना या ये सोचे बगैर कि मुस्तकबिल मेरे पर क्या असर होगा, ये कल फिर मुझे कभी भी अवार्ड नहीं देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उसने अपने आन और उस अपने जो मकाम था, जो उसने काम किया, तो उस पर एतमाद भी था। खुद मुख्तार खातून थी, हाँ, उसने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। बात ख़त्म हो गई। हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बाद फिर उसको दिलीप कुमार के मुकाबले में हीरोइन लिया गया मधुमती में। अच्छा, वो फिल्म भी सुपरहिट हुई। यहाँ से दिलीप कुमार के मुआशके का आगाज़ उनके साथ हुआ, जिस पर बात मैं बाद में करता हूँ। उसके बाद फिर इनको ऊपर नीचे फिल्में मिली, संगम मिली, एक उमरा पाली नाम की फ़िल्म थी। ये उमरा पाली जो था, ये एक लड़की थी रकासा, उसकी कहानी थी ओरिजिनल। उसको इसने परफॉर्म किया उमरा पाली बनकर और कमाल किया। फिर गंवार फिल्में भी आई, तो उस फिल्म में भी ये सुपरहिट रही और फिल्म भी इनकी सुपरहिट थी। तो इसकी फिल्मी ज़िंदगी का ये सफ़र जो था, ये ऊपर नीचे कामयाबियों का सफ़र था। बीच में फिल्में आई छोटी मोटी जो फलाप भी होती हैं, लेकिन ये जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया ये शाहकार फिल्में थी इसकी। वैसे इसने तकरीबन 54 फिल्म में काम किया और 1949 से इसने आगाज़ किया और 1968 नहीं 1970 तकरीबन 21 साल बाद इसने हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वजह क्या बनी? आपको पता, लड़की जब कोई इंडस्ट्री छोड़ती तो वजह दो होती हैं सिर्फ। एक ये कि जब वो महसूस करती है कि हाँ अब मेरी इज़्ज़त या मेरा मकाम महफूज नहीं है, तो जहाँ उसको अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो लड़की ख़ास सोने का महल हो वो छोड़ देती है। औरत को सबसे पहले अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ जो उसकी होती है वो ये होती है कि उसको एक ऐसी ज़िंदगी में मर्द भी चाहिए होता है जो उसे सारी दुनिया से बढ़ के टूट के चाहे और जिसके बारे में उसे यकीन हो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, इसकी सोच मेरे लिए है, इसका दिल मेरे लिए है, इसकी धड़कन मेरे लिए है। तो उस मर्द की उसको हमेशा दरवाज़ा खुला रखती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में उसके, अब मैं शादी से पहले की बात करता हूँ, माशकों की। मैं अपने प्यारे नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन से भी एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो ये है कि मैंने जो महसूस किया है, मैं पहले ये इस किस्म की बातें या मैं इस किस्म के प्रोग्राम में नहीं करता। आपको पता है मैं कहानियाँ लिखता हूँ, फिल्में बनाते हैं, उस पर लोग दो ही रिएक्शन होते हैं, या वो मेरी कहानी को लाइक करते हैं, फिल्म में हिट हो जाती है, या वो मेरी कहानी को डिसलाइक करते हैं, मेरी फिल्म फेल हो जाती है। तो हमारी ज़िंदगी जो होती है वो ख़ास तौर से राइटर की, वो फिल्म की कामयाबी से बहुत जुड़ी होती है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरी फिल्में नाकाम भी हुई लेकिन मेरे फिल्में सुपरहिट होने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे एज ए राइटर जो इज़्ज़त और मकाम बख्शा, ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था और उसका लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैं इस फील्ड में आया, यहाँ मैं एक ऐसी प्रोग्राम करने आया, फिर यहाँ मैं जुड़ गया। फिर यहाँ हाशिम जैसे लोग आ गए जिन्होंने मुझे कहा नहीं जी आप नहीं जा हाँ, सकते। नहीं जा सकते आप, तो हमारा मैंने कहा साथ अच्छा जी देंगे। ठीक है, आपका हुक्म सार आँखों पर। लेकिन उसमें बीच में जब प्रोग्राम किए तो मेरी एक आदत है कि झूठ नहीं बोला जाता, मैं सच बोलता हूँ, खा मेरे अपने ख़िलाफ़ हो। तो वो कुछ एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में मैंने बोल दिया कुछ, वो एक हंगामा मच गया और फिर मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया। मैंने कहा अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो मेरे आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके हाथों से, उसकी ज़ुबान से और उसके अमल से मुसलमान महफूज रहते हैं। तो मैंने कहा मेरी ज़ुबान से अगर कोई
डिस्टर्ब हुआ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने माफ़ी मांग ली। वो हमारी जो पॉडकास्ट थी वो बड़ी सुपरहिट हुई। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर सोचा कि यार मैं ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी की शख्सियत या जिसके बच्चों पर या जिसके फ्यूचर पर असरअंदाज होता हो, लेकिन उससे मेरी जो पॉडकास्ट है उसकी रेटिंग कम हो गई। मैं अपने सामीन और मौजूद नाजरीन से एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी मालूमात हैं, इतना कुछ है कि उसके खौफ से मैंने अपनी सवाने उम्री लिखने से इनकार कर दिया। बेशुमार पब्लिशर्स ने मेरे से कहा कि नासिर अदीब साहब, आपको लोग जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में अपनी सवानी उम्र लिखें। तो मैंने कहा बात यह है कि अगर सच बोलूँगा तो मेरे घर को आग लग जाएगी, झूठ बोलूँगा तो आखिरत में मुझे दोज़ख की आग जला देगी। तो मैंने कहा अब मुनाफ़िक़त तो हो नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? तो खैर उसका भी एक हल ढूंढ लिया मैंने। अब मैं लिखूंगा अब सवाने उम्री, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ मेरे साथ उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सवाने उम्री लिखूं। उसमें मैं जो सच है वो बोलूँगा, लेकिन नाम नहीं लिखूँगा। मसलन अगर किसी डायरेक्टर के ख़िलाफ़ बात है तो सिर्फ इतना लिखूँगा कि एक मशहूर डायरेक्टर के साथ ये किया या मशहूर किसी आर्टिस्ट ने ये किया, नाम नहीं लिखूँगा। लेकिन लोगों तक वो वाक़यात ज़रूर पहुँचाऊँगा ताकि आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उनके लिए वो मशाल राह भी बन सके और वो उन चीज़ से बच भी सके। तो इसमें जो मैं इंतखाब किया ना, जो मैंने आपसे चंद दिन पहले कहा था कि हम हिंदुस्तान की हीरोज़ और हीरो पर बात करते हैं, वो इसलिए कहा था कि वहाँ इश्क आम है और वहाँ इश्क को बुरा भी नहीं समझते। वहाँ मज़हब को भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती। वहाँ ज़ाती पसंद और पसंद से, मसलन आपका ज़ैद के साथ अफेयर है, बकर ने आपसे शादी कर ली, कोई मसला नहीं कि ज़ैद के साथ आपका अफेयर था या नहीं। कोई किसी के माजी में नहीं झांकता, वो केयर नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले हीरोइन के बारे में जो बातें बताई हैं, आपको याद तो होगा आपको बिल्कुल सारी याद है बात। मुझे। नर्क की बातें थी ये वो। अब ये जो थी इसके मद्दोमत सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी मामूल की बात है जिसको लोग बड़ा कहते हैं अच्छा अफेयर हो गया। यार जब एक लड़की और एक लड़का दोनों कंवारे हैं, दोनों खूबसूरत हैं, दोनों एक जॉब करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत की रिहर्सल भी सीन करते हैं, वो बार बार रिहर्सल भी होती है डायलॉग बोलने की, तो उससे कैसे मुमकिन है कि दोनों गैर अट्रैक्ट ना हो एक दूसरे की तरफ। अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाज़ हाँ ये कह लें कि बाज़ इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो फिर बहुत ज़्यादा ख़बरों में आ जाती हैं, और बाज़ जो हैं अपने तक रखते हैं, वो ऐसी बात है। अब दिलीप कुमार जैसा आर्टिस्ट हो तो आप देखें, दिलीप कुमार जैसा भी संजीदा और मतीन और बावकार आदमी भी मोहब्बत में पद्मिनी गिरफ्तार कौशल हो से भी गए। उसने प्यार किया, मधुबाला से भी क्या प्यार किया, फिर सायरा बानो से शादी की, तो अस्मा रहमान से भी शादी कर ली 2 साल, मतलब कुछ साल बाद। तो ये हो जाता है। तो दिलीप कुमार के साथ इनका सबसे पहले मुआशका वैजयंती माला का मशहूर हुआ। अच्छा, इसकी आंखें बड़ी खौफनाक थीं, बड़ी भी थीं, और आंखें जो थे ना, वो राजेंद्र सिंह बेदी ने उसके ऊपर एक मजमून लिखा, वो कहता है आंखें ऐसी थीं कि कानों की तरफ खिंची हुई थीं, यानी आंखें जैसे कि बहुत लंबी और बड़ी हों। बड़ी भी हैं, लंबी भी थी, और उनका बाजार देखने से ऐसा लगता है जैसे कानों को पीछे देख रही हैं। तो वो कहता है ये ऐसे लगता है कि ये आगे भी देखती है और पीछे भी देखती है, पीछे भी देखती है, इतनी बड़ी आंखें हैं इतनी उनकी, बड़ी और इतनी गहरी हैं। वो खौफनाक और मुतसर कुन आंखें थी। तो इसी वजह से नागिन के रोल में वो हिट भी हुई, क्योंकि नागिन की आँख वो होती है बड़ी मशहूर के बाद, नागिन की आंखें ऐसी होती हैं। एनी हाउ, वो उन आँखों ने दिलीप कुमार को भी मुतसर किया होगा, और दिलीप कुमार की चीज़ ने उसको भी मुतसर किया। और मध्य में एक सीन था लव का, बड़ा खूबसूरत, जिसमें दिलीप कुमार जो हैं वो जैसे हुस्न में डूब जाता है, तो वैजयंती माला जो है उसकी मोहब्बत में डूब जाती है। अब ये दोनों का एक कंपटीशन था, डायलॉग का भी और एक्सप्रेशन का भी। तो अब आप खुद विजुलाइज कर सकती हैं कि दिलीप कुमार को वो तो हुस्न में डूबना आता था, तो वैजयंती माला भी फिर ऐसी डूबी कि लोगों ने कहा कि वाकई वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। तो वो डूबते डूबते फिर कभी कभी ओरिजिनल भी डूब जाते हैं। तो यहाँ से उनका आगाज हुआ मुआशका मोहब्बत का। आगाज़ हुआ, जो चलता रहा, लेकिन दिलीप कुमार ने इसको कभी जिक्र नहीं किया, मतलब अपनी इस इश्क को माना नहीं, माना तस्लीम नहीं किया। नहीं, वैजयंती माला ने भी नहीं माना। अच्छा, इसके मुकाबले में राज कपूर साहब ने भी वैजयंती माला से इश्क शुरू कर दिया।
जी हाँ, एक जो फिल्म थी संगम, मेरे ख्याल में उसके डायरेक्टर राज कपूर थे। और उसमें साफ ज़ाहिर है कि डायरेक्टर को वो करीब आने का भी मौका मिलता है, तो वो इसलिए भी इस करने लगे कि इनको ये वहाँ खबर फैल गई कि वैजयंती माला जो है दिलीप कुमार से इश्क करती है। अच्छा, इनका मुकाबला था इसी वजह से? आपस में मुकाबला था ना, तो वो मुकाबले में फिर ये होता है अगर दिलीप कुमार में ऐसी कौन सी खूबी जो मेरे में नहीं है, ये हर आदमी समझता है, तो उसने भी इश्क शुरू कर दिया। तो राज कपूर का जो इश्क था वो भी अफवाहों के ज़द में रहा, और वैजयंती माला ने कभी ओन नहीं किया कि उनके साथ मेरा इश्क चल रहा है। और जो राज कपूर थे वो बरमला इजहार करते थे कि मैं वैजयंती माला से इश्क करता हूँ, बकौल उनके राज कपूर के बेटे के। अच्छा। और हाँ जी, ऋषि कपूर ने ये बात खुद बताई कि ये मेरे वालिद वैजयंती माला से हाँ मोहब्बत जी, करते थे। लेकिन ये बात जो है वैजयंती माला के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये मामला चलता रहा, तो वैजयंती माला जो थी वो अपने सफ़र पे चलती रही। कोई इश्क या कोई मर्द जो था उसके पाँव की जंजीर नहीं बन सका, लेकिन लोग जो थे वो बातें करते रहे कि ये इनका दिलीप कुमार से मुआशका है। और राज कपूर जो थे उन्होंने ये फैला दिया कि मैं इश्क करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, वो भी अफवाहें साथ साथ चलती रहीं। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानो से शादी कर ली, और राज कपूर तो पहले से शादीशुदा थे, लिहाजा राज कपूर जो थे वो उनका इश्क उनकी ज़ात तक ही महदूद रह रहा। गया। एक दिन अब ये जब बात फैली शादी के बाद, वैजयंती माला ने शादी कर ली, वो कैसे कर ली उधर मैं बाद में आता हूँ। वैजयंती माला की शादी के बाद फिर ये बात बड़े बरसरे आम जो है आगे के राज कपूर जो थे वो अपने वैजयंती माला से इश्क करते थे। राज कपूर इस दुनिया से चले गए, जब चले गए तो इस बात ने फिर सार उठाया। एक आदमी ने किताब लिखी, वो थे ऋषि कपूर। उस किताब का नाम था खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, और ऋषि कपूर जिंदा भी है। उस खुल्लम खुल्ला में उन्होंने ये लिखा कि राज कपूर और वैजयंती माला का इश्क अरूज पर था, और राज कपूर जो थे उससे इश्क करते थे और शादी भी करना चाहते थे। तो इस बात को जो बेटा है उसने फ़ौरन पकड़ा, ये वैजयंती माला का बेटा है सचंद्रा वाली। उसने कहा जी ये ऋषि कपूर साहब बकवास करते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी माँ का राज कपूर से किसी किस्म का कोई मुआशका, कोई तल्लक नहीं था। ठीक है। अच्छा, फिर अखबार नवीस जो थे वो महफिलों में वैजयंती माला को घेर लिया। उस वक्त वैजयंती माला पॉलिटिक्स में आ चुकी थी और इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, सब कुछ था। तो उनसे पूछा गया कि ये इसमें हकीकत क्या है, तो उसने कहा कि ये सब बकवास है, और राज कपूर का जहाँ तक तल्लक है उस शख्स में एक नक्स था, वो शोहरत का भूखा था, और उसने सिर्फ अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए या खबरों में इन रहने के लिए ये बात की कि मैं वैजयंती माला से इश्क करती हूँ। अब जब इसने ये कहा कि वो शोहरत का भूखा था, तो उधर से जो ऋषि कपूर थे वो फिर भड़के कि वैजयंती माला गलत कहती हैं मेरा बाप के बारे में कि वो शोहरत का भूखे थे। वो तो बहुत मशहूर थे, पहले ही बड़े डायरेक्टर भी कमाल के थे, वो एक्टर भी कमाल के थे, उनको शोहरत की क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी देर मसला चलता रहा, लेकिन खार फिर ठंडा हो गया। अब जैसे होता है आप उस मसले को आप लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनके माशिकों की दास्तान सिर्फ यहाँ तक है, इनके असली इश्क के अलावा उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि वैजयंती माला जो थी, जैसे मैंने आपसे कहा, उसने अवार्ड देने से इनकार कर दिया। तो वो उसने जो वो हीरोइन थी पारो का जिसने रोल किया था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, तो उसके रोल को भी अहमियत नहीं दी, और महफिल में, भरी महफिल में ये भी कह दिया कि मेरा करैक्टर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, देवदास की ज़िंदगी का अहम रोल वही था, असल हीरोइन मैं थी। अवाम ने कभी इस बात को तस्लीम किया? अवाम ने तस्लीम किया या नहीं किया ये तो मैं नहीं पता, उस वक्त कौन अवार्ड ले रहे थे, लेकिन ये बात उसने, चूँकि मैं अपने आगे से मेरा अपना तज्जिया ये है कि उसने परवाह नहीं किसी चीज़ की, और उसको अपनी ज़ात बहुत अहम लगती थी, और वो किसी को ख़ातिर में नहीं लाती थी। दूसरी बात, लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि होता है ना कि अब मसलन मैं हूँ, मेरे से कोई सीनियर हो, तो अगर कोई वो गलत बात कर देगा तो मैं खामोश हो जाता हूँ कि चलो ये इसका हक है, ये ये सीनियर है, बड़ा कोई बात नहीं। लेकिन वैजयंती माला ऐसी नहीं थी।
हक भाई बात कहती थी। वो अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती थी, या अपनी ज़ात की नफ़ी बर्दाश्त नहीं करती थी, या यूँ कह लें कि उसको अपनी ज़ात पर एतमाद इतना था कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। कि यही वजह नहीं उसने कहा कि पारो का रोल असल था, हालांकि डायरेक्टर की नज़र में तो अब वो चंद्रमुखी का रोल अहम था जो उसने किया, लेकिन डायरेक्टर के नज़दीक तो पारो का अहम रोल था ना। देवदास पारो से मोहब्बत करता था, हीरोइन थी वो। हाँ, चंद्रमुखी से नहीं करता था। लेकिन वो कहती थी कि ये इसने मेरे से नफरत की, इसने मेरी ज़िंदगी को बदला और मैंने अपने आप को बदला। और उसने जो रोल किया पारो ने, वो तो एक आम लड़की, एक ठीक है प्यार करते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं, मतलब मेरा रोल ज़्यादा मुतासिर कुन था। मुतासर कुन था, और हकीकत भी यही है। लेकिन वो अपनी वो अना को डिस्टर्ब नहीं होने देनी थी। तो एक सेट पर, देवदास के सेट पर ये मौजूद थी, तो वहाँ काम हो रहा था, तो नरगिस आई, सेट पर आई होंगी किसी काम से या जैसे भी, तो उन्होंने वहाँ जब लोगों ने तारीफ़ की, ये लड़की बहुत अच्छा काम करती है ये वो फलां, तो उसने इनके काम पर तनकीद की। उसने कहा ये सिर्फ डांसिंग कर ले और कुछ भी नहीं है, इसको काम नहीं आता, कुछ इस किस्म की बात की। बस ये उसका कहना था कि ये नरगिस को पड़ गई। अब नरगिस इतनी सीनियर आर्टिस्ट, मदर इंडिया का रोल अदा करने वाली, और ये वो, इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की जनाब। इसने उसको बेनुकुत सुनाई, और यहाँ से दोनों का झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा जो है काफ़ी देर चलता रहा, दोनों की बोलचाल बंद रही। फिर आखिरकार मुख्तलिफ डायरेक्टर ने बीच में पढ़कर दोनों की सुलह करवा दी। अच्छा, सुलह हो गई थी। सुलह हो गई कि इसने नरगिस की अथॉरिटी को मान लिया, नरगिस ने इसकी आर्टिस्ट होने का एतराफ़ कर लिया, बात ख़त्म हो गई। तो अब आते हैं कि इसकी ज़िंदगी का इश्क भी था किसी से या नहीं। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फ़िल्म थी, उसमें मेरे ख़्याल में शायद गंवार थी या कुछ, ये बात है कुछ 1966-65 की। तो ये शूटिंग के दौरान इनको बीमार हुई, इनको नमूनिया हो गया। नमूनिया हो गया तो इनको एक डॉक्टर को बुलाया गया, और वो डॉक्टर तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इनका इलाज किया। वो इनको वैसे भी बतौर आर्टिस्ट बहुत पसंद करते थे और चाहते थे, फ़ैन थे इनके, लेकिन उसका इलाज ऐसे किया इन्होंने कि जैसे अपना इलाज कर रहे हो। इतने दिल से किया, इतने दिल से किया, इतनी केयर से किया, इतने प्यार से किया कि वो जो बजंती माला थी, उसके वो अंदर की औरत थी, तो उसने जब इस मर्द के अंदर झांका तो उसको प्यार पता ये चला कि ये शख्स मेरे से बेपनाह मोहब्बत करता है। अच्छा। और कोई मामूली आदमी था नहीं, वो फिल्मसाज भी था, वो पॉलिटिशियन भी था, वो डॉक्टर भी था। तो इतने बड़े आदमी ने जब इससे इतना प्यार किया, इसको अपने हाथ से चाय पिलाना, या अपने हाथ से दवाई खिलाना, अपने हाथ इस हद से, तक? हाँ जी, उठाना, अपने लिटाना, और वहाँ दिन रात वहाँ रहना, तो ये चीज़ उसको खा गई। और इनको आपस में उसी बीमारी के दौरान प्यार हुआ, और ठीक 2 साल बाद 10 मार्च 1968 को इनकी शादी हो गई। हाँ, जिस डॉक्टर ने इलाज किया उन्हीं से शादी हो गई। हाँ, डॉक्टर बाली, फिर ये बाली के नाम से मशहूर हो गई, वजंती माला बाली कहते थे लोग। तो खैर वो एक बच्चा हुआ, एक बच्ची हुई इनकी। वो पॉलिटिशियन भी थे, फिर उन्होंने इसको मजबूर किया कि आपके अंदर सलाहियत है, आप पॉलिटिक्स में आए। तो वो कहती है कि फिर हमने पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले तमिलनाडु का दौरा किया कि हम जान सके कि हकीकी वो क्या हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। तो कहता है जब हम गए तो बड़ा मायूस कुन रिज़ल्ट रहा हमें, कोई उन्होंने वो लिफ्ट नहीं दी मुझे। तो वहाँ मुझे आवाम के अंदर रह कर मुझे जिस बात का पता चला वो ये कि यहाँ के अवाम जो हैं वो इंदिरा गांधी से टूट के प्यार करते हैं। उसके अलावा किसी औरत को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कोई औरत और भी हो जो इस तरीके से आ सके। तो फिर लेकिन ये है कि इनको बीजेपी का टिकट मिला। और मैं ये देखता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिका लड़कियाँ या लड़के इंडस्ट्री में आए, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा आए, जैसे नरगिस आई, हेमा मालिनी आई, फिर ये वैजयंती माला भी आई, दिलीप कुमार भी आए, और भी लोग आए, इनमें से 90% लोगों को टिकट बीजेपी पार्टी ने दिया, जो इस वक्त मोदी की पार्टी है। ऐसा क्यों? ये इत्तेफाक हमें क्यों नजर आ रहा है? बस असल में वो जो पार्टी थी ना, बीजेपी पार्टी, वो टिकट इसलिए दे देती थी, वो थी एक नज़रियाती पार्टी, यानी हिंदुइज़्म को परतार देने वाली, मुसलमानों से नफ़रत करने वाली कह लें, या हिंदुइज़्म को और हिंदुस्तान को पर ज़्यादा अहमियत देना।
तो उनको ऐसे नामवर लोगों की ज़रूरत होती है कि यार वो बीजेपी पार्टी में आ गई, फलां मधुबाला आ गई, नरगस आ गई, फलां आ गई, ताकि तो लोगों को इसलिए मुतासिर कर सके। हाँ इसलिए भी देते हैं। तो खैर वो फिर इसने सियासत में भी काम किया और बेहतरीन काम किया, और जनूबी हिंदुस्तान के लोगों के लिए इसने जितना कुछ कर सकती थी वो किया। लेकिन फिर भी ये सियासत से भी उकता गई। फिर उन्होंने सारी ज़िंदगी जो थी वो अपने घर के ऊपर और अपने शौहर की खिदमत में गुजारी, और वाहिद लड़की है जिसको इतनी तवील उम्र मिली हिंदुस्तान में। सबसे तवील उम्र पाई दिलीप कुमार साहब ने, जो 99 ईयर्स जिंदा रहे, 1 साल सेंचुरी से कम रहा उनका। तो इसी तरह ये है, इस वक्त ये 92 साल की उम्र में है। तो पिछले साल मैं मतलब 2024 में एकदम अफवाह फैल गई कि वैजंतीमाला इंतकाल कर गई। अच्छा, जब ये हुआ तो कोहराम माजी, आपको पता है ऐसी खबर तो जंगल के आग की तरह फैल फैलती है, जाती है बिल्कुल। तो ये खबर भी फैली। लेकिन वो जो इनके बेटे थे उन्होंने जनाब आके चैनल पर कहा कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, मेरी वालदा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत है। तो ये कुछ देर चलता रहा कि जैसे ये खबर को छुपाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये हकीकत थी। और फिर इसके बेटे जो सचंद्रा वाली थे उन्होंने आवाम से और प्रेस से ये कहा कि खुदा के लिए ऐसी खबरें जो हैं पहले तहकीक करें और फिर उन खबरों को आवाम तक पहुंचाएं कि आफ्टर ऑल एक शख्सियत है मेरी माँ, और उसकी मौत जो है वो बड़े लोगों के लिए अहम है। अहम है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। बाकी ऐसे लोगों क्या पता है, बाद लोग तो खैर इतने अटैच होते हैं कि उनको हार्ट अटैक होता है, वो मर भी जाते हैं, ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ भी है। तो बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत है। जिंदा हैं और माशाल्लाह। पिछले साल उन्होंने मद्रास में, ये पैदा हुई थी मद्रास में, चेन्नई, आजकल इसको चेन्नई कहते हैं, पुराने ज़माने में नाम मद्रास था, तो ये मद्रास में पैदा हुई। तो मद्रास में एक शो था पिछली दफ़ा एक, उस शो में ने इस उम्र में भी इनसे फरमाइश की गई कि वो जो भरतनाट्यम मैंने आपसे कहा था ना, कुछ स्पेशल डांस है क्लासिकल का, क्लासिकल रक्स है तो जिसमें ये मास्टर थी जी। कि उसका मुजाहरा करें। तो उन्होंने इस एज में उस फंक्शन में मुजाहरा किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या उम्र होगी, 88 होगी या 89 या 90 साल की जो बूढ़ी औरतें, आपको पता लाठी लेकर चलती हैं, तो चलती हैं, उनसे चला नहीं जाता लेकिन ये प्रॉपर। अब तक भी बिल्कुल फिट है। इन्होंने उसमें हिस्सा माशाल्लाह लिया और माशाल्लाह। उसमें शो किया और बड़ी दाद वसूल की। तो यूँ एक ज़िंदगी अगर आप देखें तो उसने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी मर्ज़ी से गुजारी। मर्जी से गुजारी, उसकी जैसे चाहा। लाइफ को जब हम देखते हैं तो ये महसूस होता है कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो और जो फ़ैसला करो फिर उस पर डट जाओ। ये ना हो कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दो, किसी की परवाह ना करो। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और अपने सामीन को हमेशा कोई भी कहानी सुनाकर ये बताया करता हूँ कि ये मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई। ये मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि मेरी कहानी से आप क्या हासिल करते हैं। वैजंतीमाला की ज़िंदगी में से जो आप लोग सीखना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपने कुछ लाइफ में बनना है तो किसी चीज़ में कमाल हासिल करके जवान हो। ये नहीं कि आप गलियों में खेलते हुए आप जवान हो गए, इधर उधर महल्ले में लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ घूमते हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार दी, ये नहीं। अगर किसी ने कुछ बनना हो तो जब उसे होश आए तो ये फैसला करे कि यार मैंने किसी चीज़ में कमाल हासिल कमाल करना है, हासिल बेशक करना है। मोची बन जाए, नाई बन जाए, कोई महारत हासिल कोई कर ले। महारत हासिल कर, कोई फ़न हो उसके पास, तो फिर वो उसमें आगे बढ़ने का, फिर वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब एक फ़न आपके पास आ जाता है ना, आपका बोलने का अंदाज़ बदल जाता है। आप किसी महफ़िल में जाते हैं, अगर आप किसी काम की मास्टर नहीं है तो आपकी गुफ्तगू भी आम होगी, जैसे सारे लोग बैठे हैं आप भी बैठे होंगी। तो ऐसे लोग शख्स बन के रह जाते हैं, शख्सियत नहीं बन पाते। अगर आपने शख्सियत बनना है तो आपको किसी न किसी काम में महारत हासिल करनी चाहिए। मैंने डबल MA किया, मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम हासिल करवाई। तो लाखों लोग हैं जो डबल MA करते हैं। नासिरुद्दीन तो तब बना ना जब किसी चीज़ में कमाल हासिल किया। बिल्कुल। तो बचपन से एक शौक़ था मुझे भी। मैं जब अपनी कहानी सुनाता हूँ तो लोगों से यही कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, कमाल एक ही था कि चौथी जमात में था तो मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं इतना मशहूर हो जाऊँ कि जब मरूँ तो अखबार में ख़बर आए। लो, इतनी सी एक सिंपली ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हुई। और फिर उसके लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया कि सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ मैं, परवेज़ मुशर्रफ मेरे साथ थे।
एक बैच में। परवेज़ मुशर्रफ से वापस आते हुए मैंने सवाल किया कि यार निशान हैदर कैसे मिलता है। निशान हैदर लेने गया था मैं कि ताकि मशहूर हो जाओ, अखबारों में मेरा नाम आए। तो कहता तुम निशान हैदर लेने आए। मैंने कहा, कहता बेटा वो मरने के बाद मिलता है। तो मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट की नौकरी छोड़ दी। अच्छा। फिर पीटीवी पे प्रोग्राम प्रोड्यूसर हुआ मैं सिलेक्ट, मैंने वो छोड़ दिया। मैं असिस्टेंट जेलर भर्ती हुआ, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। कहीं मुझे वो चीज़ नजर नहीं आई, मुतमईन नहीं हुए अंदर मुतमईन से कि मैं मशहूर हो जाऊँ। फिर मैंने नावल लिख, फिर नावल पर फिल्म अनाउंस हुई, फिर मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ। फिर 5-7 साल मैं धक्के खाकर चपरासियों के साथ बैठा रहा, मुझे किसी ने अंदर नहीं आने दिया। और चौधरी का बेटा होने के बावजूद, डबल एमए करने के बाद चपरासियों के साथ बैठकर खाना खाता था। तो फिर अल्लाह ताला ने वो रहम कर दिया। पता नहीं किसकी दुआ लग गई, आज तक हैरान हूँ। आप यकीन करें कि कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा अमल नहीं मेरा जो मुझे इतना काबिल इज़्ज़त बना दे, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसकी रहमत है कैसे दी। तो मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बस ना अक्को ना चक्को तो ना थको, ए 3 असूल बना लो तो जेड़ा काम करोगे कामयाब हो जाओ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।